Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the cause of rolling friction and the laws of limiting friction. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें. हाँ, तो अब ये है रोलिंग फ्रिक्शन. आपको ये पता है कि विच फ्रिक्शन इज द लोएस्ट इन नेचर? रोलिंग फ्रिक्शन. इसीलिए पहिए क्या है, गोल रहते हैं. अदरवाइज क्या है, दूसरी शेप के रहते हैं. स्टोन्स भी क्या है, राउंड शेप के होते हैं, क्योंकि वो रोल करते रहते हैं. रोल करना आसान है. ठीक है, तो हाँ, तो अब ये है रोलिंग फ्रिक्शन के लिए का कारण क्या है कि अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पहिया है. ठीक, ये यहाँ सरफेस पे रोल कर रहा है. ये कोई सरफेस, दिस वन इज द ग्राउंड. ठीक, तो ये रोल कर रहा है इसके ऊपर. ये पहिया होगा आपका, ये रोल कर रहा है इस पे. ठीक है, ये इसके ऊपर रोल कर रहा है. और तो यहां क्या होगा कि सीधी सी बात है, इन द केस, इन द कंडीशन ऑफ रोलिंग द कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल. बच्चों ये मैंने सेपरेट दिखाने के लिए केवल किया है, ऐसे हवा में नहीं रहेगा. इससे कांटेक्ट रहेगा, है ना, कांटेक्ट रहता है पूरी तरह से. ठीक, एट द टाइम ऑफ रोलिंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी स्मॉल. ठीक, सो क्योंकि आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. एरिया अगर स्मॉल हो गया तो क्या होगा, प्रेशर बहुत हाई होगा. और उस प्रेशर के कारण से जो सरफेस है या रोड है उसमें प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण से सड़क थोड़ा धंसेगी. आपके साइकिल से सड़क नहीं धंसती है. सड़क किससे धंसती है, अगर बढ़िया सड़क बनी है तो क्या, हैवी ट्रक्स वगैरह जाने से. ठीक, पर क्या है, एक चीज ये भी जान लीजिए कि बार बार अगर सड़क हर गाड़ी के आने पे थोड़ा थोड़ा धंसती रहेगी और उठती रहेगी, नॉर्मल होती रहेगी, तो सड़क तो बड़ी जल्दी टूट जाएगी. ठीक, अब हम कह रहे थे कि प्रेशर ज्यादा होने के कारण से सड़क में क्या है, वो क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण से वो इसको क्या कहते हैं, हाँ, विच कॉजेज डिप्रेशन. डिप्रेशन आया और साथ में यहाँ पे एक माउंट हुआ. ये देखिए, इसके आगे क्या है, ऐसे रहेगा ना सड़क ऊपर, तो माउंट हो गया, माउंट हो गया. और बार बार ये अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, इस जैसे छोटे से ऊंचाई के ऊपर चढ़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा. तो यही कॉन्टिन्यूअस उसको करने के लिए क्या होगा कि यही कॉन्टिन्यूअस करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम करते हैं. तो अब क्या है, लिखें इसके बारे में, है ना. तो क्या है, ड्यूरिंग rolling the area of contact is very small. ठीक, सबसे कम रहता है. ड्यू which increases the pressure, जो कि प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. प्रेशर इंक्रीज, which increases the pressure. ठीक, हाँ, अब क्या है, ड्यू टू हाई प्रेशर. ठीक, ड्यू टू हाई प्रेशर देयर, या कहिए हाई, दिस कॉजेज, ड्यू टू हाई प्रेशर नहीं, दिस कॉजेज, हाई प्रेशर तो हुआ, तो दिस कॉजेज डिप्रेशन इन सरफेस. दिस कॉजेज depression in surface and a bump or mount
अहेड, ठीक, अहेड, इसके आगे। तो अब क्या करना होगा, टू मूव फ्रॉम दिस डिप्रेशन टू बम्प या ये माउंट, ये द व्हील हैज टू वर्क टू मूव फ्रॉम डिप्रेशन टू बम्प। इस तरफ आगे चलेगा ना पहिया, तो डिप्रेशन से बम्प की तरफ या माउंट की तरफ जाएगा, तो देन द व्हील हैज टू वर्क, व्हील हैज टू वर्क, व्हील को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कार्य करना पड़ेगा जी, तो व्हील हैज टू वर्क, और ठीक इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक, तो व्हील हैज टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक, तो अब इसीलिए क्या है, सुनिए, और इसीलिए क्या कि अगर क्या है, इफ द टायर्स आर फुल्ली इन्फ्लेटेड, और पहली बात ध्यान दीजिए कि ये बम्प रोड में ये माउंट या बम्प ना क्रिएट हो, तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे आप सभी एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जहां पानी वगैरह इकट्ठा रहता है, ट्रक वगैरह गाड़ियां आती जाती हैं, तो अपने आप ही गड्ढा बन जाता है। एक जगह गड्ढा बना जहां पानी इकट्ठा हुआ, उस गड्ढे के जस्ट बगल में देखिएगा वो पत्थर वगैरह, जो गिट्टी पत्थर वगैरह इकट्ठी होकर ऊंचा सा बन जाता है। हैव यू ऑब्जर्व? तो ये क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन के कारण से हुआ। अगर क्या है, ये सरफेस हार्ड होगा, किसी तरह का डिप्रेशन और माउंट क्रिएट नहीं होगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और नहीं तो क्या है, गड्ढों वाले रास्ते पे चल के देख लीजिए कितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इफ द टायर्स आर फुल्ली इन्फ्लेटेड, ठीक है, अब क्या है इसके साथ ही कि जो टायर भी है, टायर भी पिचकता है, टायर में भी डिप्रेशन आता है, ठीक, और जिसके कारण से टायर क्या है, टायर में भी इसी तरह से माउंट क्रिएट होगा, जिसके कारण से टायर को, जैसे आप सभी देखिए, कोई ये रोड है, ये टायर इस तरह से, यहां नीचे का टायर देखिएगा ना गाड़ी वगैरह का, थोड़ा चपटा रहता है, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में टायर थोड़ा सा माउंट क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या है, if the tires are fully inflated, ठीक है, if the tires are fully inflated, टायर्स को fully मतलब inflated मतलब बढ़िया से हवा भरी हुई है, then there will be no fully inflated, ठीक, then there will be minimum depression in tires, tires, so friction will reduce, ठीक, as well as at hard surface the friction will be also reduced, because hard surface होगा, then there will be no depression or minimum depression in the road. Is that clear? If tires are fully inflated, और कर दीजिए, and करें कि और करें, and रोड इज हार्ड, रोड क्या है, हार्ड है, ठीक, तब क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए फ्रिक्शन क्या है, रेल की पटरियों पे
सबसे कम होता है और इतनी लंबी ट्रेन बड़े आराम से खींचता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और नहीं तो क्या है, अगर मान लीजिए लोहे के उसके चक्के रहते हैं, रबड़ के चक्के होंगे तो क्या होगा भाई, कभी रास्ते में पंचर हो गई और चलो धक्का लगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला क्या है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है कि हाँ ठीक। सबसे पहली बात क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कहिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ कह सकते हैं लिमिटिंग कहिए, चाहे वैसे नॉर्मली फ्रिक्शन की बात करिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, द फर्स्ट क्या जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब ये भाई देखिए नॉर्मल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, ये देख लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये mg नीचे की तरफ हुआ, वेट इसका नीचे की तरफ, और जो है वेट का रिएक्शन फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। पर ये जरूरी नहीं है कि वेट का, अभी जैसे ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल, अब मान लीजिए ये जैसे यहाँ हम कर दे रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दे रहा हूं मैं कि लेट अस सी दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, तो अब इस पे हम ये लगा दिए। नाउ व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये तो सरफेस हो गया, बोर्ड हो गया, और ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट जो हुआ इसका वेट होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स हमने इधर लगाया, फोर्स हमने ये F कोई फोर्स लगाया इधर, देन नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तब नॉर्मल रिएक्शन इस केस में वेट के बराबर नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज एक्चुअली द रिएक्शन फोर्स एट द कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ सरफेसेस। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ये हुआ, हियर F इज इक्वल टू R एंड हियर R इज इक्वल टू mg। क्लियर? तो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड लॉ क्या है कि हाँ, तो अब क्या है, हाँ इसके बेसिस पे ये भी कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, अगर हैवी है, भाई सिंपल सी बात है कि साइकिल से एक बच्चा अगर साइकिल से आ रहा है आराम से आएगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दो बच्चे हो गए तो क्या हुआ, वेट बढ़ने के कारण से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो हाँ ये चीज, और ये है नेक्स्ट द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ limiting force is always, direction of limiting force is always क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, अपोजिट टू द, अब मोशन की बजाय क्या है, ये
अप्लाइड फोर्स का ये है। मोशन तो है नहीं, क्योंकि लिमिटिंग केस में क्या मोशन तो होगा नहीं, तो दैट इज अप्लाइड फोर्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, अपोजिट टू द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन कर लीजिए, अपोजिट टू द प्रोबेबल डायरेक्शन, प्रोबेबल मोशन। ठीक है भाई, ठीक। अब ये है एड टेंजेंट टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, एंड टेंजेंट टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस ठीक है, टेंजेंट टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के कांटेक्ट के टेंजेंट रहता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि द थर्ड पॉइंट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। यहां कहिए फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ area of contact, independent of area of contact, area of contact के इंडिपेंडेंट है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि अगर आप साइकिल आपके पास है, पतले चक्के टायर की साइकिल है और मोटे टायर की साइकिल है, तो दोनों सिचुएशंस में आपको क्या है, फ्रिक्शन बराबर लगेगा। पर क्या है, जिसके टायर्स चौड़े हैं उसकी ग्रिप बढ़िया बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जैसे आप ये कह दिया जाए कि एक ये बॉडी है, ठीक, इसका ठीक, इसका एमजीबी नीचे की तरफ है और दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दिया गया। ठीक, ये क्या है, इतना लंबा है ना, तो क्या किया गया, इसको हमने, तो दोनों सिचुएशंस में फोर्स हमने F लगाया, तो फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होगी, दिस इज द F1, दिस वन विल बी द F2। तो क्या होगी फ्रिक्शन में रिलेशन जी, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल। क्यों इक्वल, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये नॉर्मल रिएक्शन विल बी सेम इन बोथ सिचुएशंस। ठीक है, विल बी सेम इन बोथ सिचुएशंस। ठीक, तो अब देखते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक, सरफेसेस का, तो अब क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेसेस कितने स्मूथ हैं, वेदर दे आर पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान से पढ़ी है ना। ओके, थैंक यू।